हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आपका राइज एंड साइन एकेडमी चैनल पे। कल हमने पहला वीडियो किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था रोटेशनल डायनेमिक्स का। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि आज के वीडियो में हम थोड़ा सा टॉपिक को, सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 2 वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा कि लीनियर के साथ एंगुलर का क्या रिलेशन होता है, क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है लीनियर एक्सीलरेशन और क्या होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है दोनों के बीच में रिलेशन। तो बहुत ध्यान से आप समझिए, पेन पेपर ले लीजिए, पढ़ते हैं और फिजिक्स को फील करके देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आपने टॉपिक समझ लिया है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आज हम पढ़ेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की मैं आपको बताऊंगा कि एक गाड़ी अगर रोड पे खड़ी है, सिंपल, एक कार है, एक ट्रक है, कोई भी चीज है, एक गाड़ी है, एक खड़ी है रोड पे, उस गाड़ी के ऊपर फोर्स लग रही है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। गाड़ी टर्न लेने वाली है प्लेन रोड पे, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड पे गाड़ी अगर टर्न लेने वाली है तो गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, रोड पे आप देखते हो ना, लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, टर्निंग पे लिखा होता है। हम ढूंढ के रहेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे 20 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर डिसाइड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम देखते हैं लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन है। ध्यान से देखना, एक ऐसी स्ट्रेट रोड है, हाईवे पे आप चल रहे हो, गाड़ी यहां चल रही है, तो कैसी गाड़ी का मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है। गाड़ी मोशन में चल रहा है, लीनियर मोशन में चल रहा है, लीनियर मोशन में। बहुत बढ़िया, ये लीनियर हो गया। एक सेकेंड, लीनियर हो गया। एक गोल सर्कुलर पाथ है, राउंड पाथ है। आप सुबह सुबह जॉगिंग करने को जाते हो ग्राउंड में, समटाइम्स अगर ग्राउंड राउंड है, सर्कुलर है, तो आप क्या बोलोगे कि हमने कौन सी पाथ पे जॉगिंग किया, वॉकिंग किया, सर्कुलर पाथ पे। एक सेकेंड, कौन से पाथ पे जॉगिंग किया, वॉकिंग किया, सर्कुलर पाथ पे। क्लियर है। ये है लीनियर पाथ और ये है सर्कुलर पाथ, ये है सर्कुलर पाथ। ध्यान से समझना, ये समझ गए, कहानी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। लीनियर पाथ है तो वेलोसिटी जो होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी बेटा, लीनियर वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी। पाथ सर्कुलर है तो सर्कुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे, मैं आपको बताता हूं। चलो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये है सेंटर, यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है। मैंने क्या किया, सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बना ली इतनी, ये रेडियस हो गया उस पाथ का जिस पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ऑब्जेक्ट किसमें घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ का यानी सर्कल का रेडियस हो गया, लिख दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट यहां था और थोड़ी देर में घूम करके यहां आ गया। ऑब्जेक्ट यहां था, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री पे था, अब थोड़ी देर में घूम करके यहां से यहां आ गया। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ, ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 पे था, अब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के यहां आ गया। तो आप नहीं बोलोगे कि सर इस बीच में थोड़ा सा एंगल बन गया, हम एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं।
क्या बन गया, एंगल बन गया। तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक, अगर मैं एंगल के टर्म्स में पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, यहां पे मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इसको थीटा 1 कहते हैं और इसको थीटा 2 कह देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया, 60 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा वेलोसिटी क्या होता है पता है भाई मेरे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर वेलोसिटी को मैं बोलूं कि एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी बोलूं कि एंगुलर वेलोसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगल यहां से यहां, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से वेलोसिटी, यहां पे कैसा होता था, लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है इतना, बहुत सही। चलो ये हो गया। एंगुलर वेलोसिटी को हम दिखाते हैं ओमेगा से। डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू के क्रॉस कर दिया, ऐसा थोड़ा सा डब्ल्यू के पूंछ को बढ़ा दिया, ठीक है, वो धमाल वाला डब्ल्यू के ट्री के नीचे नहीं, ये डब्ल्यू बनाया और डब्ल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसके ऐसा कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा। कौन सा का, ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं। डेफिनेशन क्या बन जाएगा, रिलेट करके देखेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। इधर क्या होता है, लीनियर एक्सीलरेशन। इधर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लीनियरली अगर वेलोसिटी ऐसा स्ट्रेट लाइन में लीनियर पाथ में वेलोसिटी का चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज लीनियर एक्सीलरेशन। एंगुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में अगर वेलोसिटी का चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इट मींस एंगुलर एक्सीलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम बचपन से ए से डिनोट करते थे, ए, स्मॉल ए। इसको डिनोट करेंगे अल्फा से। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, ALPHA, अल्फा। वो बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी बोलते हैं ना, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा। अल्फा रेज बना होगा अपने, अल्फा बीटा गामा, दैट इज अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम, जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते थे। आपको अगर पुरानी बात याद हो 10th 11th 9th की, जिसमें हम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, 3 इक्वेशन है। अब मैं इधर लिख देता हूं साइड में, आप नोट कर लेना। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा क्या था, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, एंड लास्ट वन V इज इक्वल टू U प्लस AT। सो ये जो S होता था वो होता था डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर पाथ का डिस्प्लेसमेंट। सो लीनियर पाथ के डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं S से डिनोट करते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे, थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से।
समझ आ रहा है बात? चलो रिलेशन देखते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले याद कर लेंगे इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। डेरिवेशन भी है इसका, पर जरूरत नहीं है, आप काम चला लो, मतलब टाइम ज्यादा चला जाएगा, आप फंस जाओगे इसमें। इसलिए बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, बहुत क्लियर सारे टॉपिक एक्सप्लेन करते चलेंगे। डेरिवेशन इसकी जरूरत नहीं है तो इन्वॉल्व नहीं होता है। पहला है एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। सर्कल में घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, रेडियस बनेगा। सो आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। सो पहला रिलेशन निकल के आया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरा रिलेशन हम लिखते हैं, नीचे शायद आपको ना दिखे तो मैं इस लीनियर एक्सेलरेशन को मिटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं, आप नोट करते जाना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। सेकेंड रिलेशन है हमारा, अब किसके साथ बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी के साथ लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। पहला रिलेशन कौन सा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। एंड सेकेंड रिलेशन इज relation between linear velocity and angular velocity, and third one linear acceleration and angular acceleration. तो सेकंड क्या हो जाएगा? v से हम डिनोट करते हैं linear velocity को, तो v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा। v कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। r कौन सी वेलोसिटी है? रेडियस है, सॉरी r रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। देखो 11th की कोई भी टॉपिक की जरूरत पड़ रही क्या आपको? नहीं, जो पड़ेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स जो भी, जैसे मैंने कल देखो वेक्टर क्वांटिटी आया, मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन किया, जो आएगा मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, पर अब वीडियो के साथ समझना उन चीजों को। आपको पुराना चल ठीक है, नहीं है 11th याद, कर लेंगे एडजस्ट, मैं हूं आपके साथ, मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो देखो, v इज इक्वल टू वेलोसिटी को आप बचपन से डिनोट करते हैं, r रेडियस एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सीलरेशन का रिलेशन। सो a लिखते हैं हम किसको? लीनियर एक्सीलरेशन को। एक इसको लिखते हैं लीनियर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन स्ट्रेट लाइन या लीनियर पाथ। आर अल्फा क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा तो पता है ना आपको, एंगुलर, आर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। v इज इक्वल टू आर अल्फा, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, s इज इक्वल टू आर थीटा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिजिक्स का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे। बाकी टीचर्स के भी अरेंज करेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है इतना? नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक है। चलो, ये था एक रिलेशन लीनियर और एंगुलर का। लीनियर और एंगुलर का एक रिलेशन है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है,
होता है, ये है सरकमफेरेंस। तो पहले सरकमफेरेंस आया क्या पहले रेडियस आया? बहुत छोटा सा सवाल है, 2 सेकंड सोच के देखो। वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि पहले मुर्गी आया क्या अंडा आया, ऐसा कुछ नहीं। पहले सरकमफेरेंस आया क्या रेडियस आया? सिंपल सा जवाब है पहले रेडियस आया, क्योंकि रेडियस ही डिसाइड करता है कि सरकमफेरेंस कितने डिस्टेंस पे बनेगा सेंटर से। पहले सेंटर लिया हमने, देन ये रेडियस डिसाइड किया, देन लाइन खींचा, तो सर्कल कंप्लीट हुआ। तो सरकमफेरेंस रेडियस पे डिपेंड करता है। ये रेडियस जितना बड़ा होगा सरकमफेरेंस उतना बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा सरकमफेरेंस उतना छोटा होगा। कहने का मतलब है कि 0 से जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये जो r है ये है रेडियस वेक्टर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। तो 0 से r की तरफ चल रहे हैं, बस 2 मिनट का काम है। 0 से r की तरफ चल रहे हैं, 0 से r की तरफ चल रहे हैं, तो r पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर है डायरेक्शन लेना पड़ेगा। 0 से r की तरफ चल रहे हैं तो r पॉजिटिव वेक्टर है। लेकिन जब हम यहां से अंदर की तरफ चलेंगे तो r हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ r यहां तक गया पॉजिटिव, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूं ना, रेडियस के उल्टा, तो ये क्या बन जाएगा? -r बन जाएगा। अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूं, ऐसा चल रहा हूं, तो -r। अब याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता था? अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता था, सो फॉर्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में भी मास और एक्सीलरेशन की जगह पे आ जाएगा रेडियल एक्सीलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा? -ω²r। तो फॉर्मूला बन जाएगा -mω²r। एक बार फिर से, रेडियस अंदर से बाहर की तरफ होता है तो +r लेते हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। उल्टा डायरेक्शन हो गया तो रेडियस क्या लेना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि रेडियस एक रेडियस वेक्टर है, तो वेक्टर का साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? -ω²r। तो उसको हम बोलते हैं रेडियल, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो सिर्फ साइन है, डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। आप एज इट इज कैलकुलेशन करेंगे, आप फॉर्मूले को यही लिखेंगे, आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे mω²r हमेशा। लेकिन ये सिर्फ क्या बता रहा है कि अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि रेडियस माइनस हो गया। ये जो r है वो नेगेटिव होने की वजह से हम क्या लेते हैं? -ω²r, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहां से कहां आएगा? बाहर से अंदर की तरफ। आया समझ में? रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है तो जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर है बात? तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का mω²r। क्लियर है? बस 2 मिनट का एक काम है, फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? आपने अभी पढ़ा था वी नो दैट, आपको नहीं भी पता है तो भी कहिए वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। हमने 3 रिलेशन अभी पढ़ा था, s इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा और a इज इक्वल टू r अल्फा, लीनियर और एंगुलर का रिलेशन। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा रखूं और v इधर है, इस r को, ये जो r मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन r। तो इस ओमेगा को अगर मैं यहां पुट करूं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, पुट
ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर इन इक्वेशन 1। अगर उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की जगह ये पुट कर दिया v अपॉन आर, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। कुछ नहीं किया मैंने, ओमेगा को हटाया, ओमेगा की जगह पुट कर दिया v अपॉन आर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इनटू में r पहले से था, तो आप देखो m स्क्वायर है तो v का भी स्क्वायर हो जाएगा और r का भी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं उनका स्क्वायर हो जाता है क्योंकि टोटल पे स्क्वायर है। तो v का भी स्क्वायर हो गया और r का भी स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा तो m v स्क्वायर अपॉन r ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। एफ सी इज इक्वल टू, और इसी का दूसरा फॉर्मूला जो था वो था m ओमेगा स्क्वायर r। किसी ने पूछ लिया रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, तुरंत बता देंगे ओमेगा स्क्वायर r। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस क्या शो करता है, अंदर की तरफ का डायरेक्शन। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी मतलब सी सेंट्रीपिटल, एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर था। हमने यहां से v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले रिलेशन से ओमेगा पुट कर दिया इसमें, ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर। तो यहां से मिल गया हमको v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, r से r कैंसिल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ये दोनों फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और यही सेम चीज हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। इतना समझ आया आपको? पक्का? चलो आगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन acceleration of the object is towards the center, that is called radial acceleration or centripetal force, centripetal acceleration. Force responsible to move the object in circular path, that is called centripetal force. इतना आया समझ में? अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। सो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकालने से पहले हमें एंगुलर, ये नोट कर लिया आपने, चलो मिटा देता हूं इसको। दो बातें समझेंगे, एक एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। क्लियरली आप नोटबुक में लिख दो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शन? पहला ही क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का कि फैन इज रोटेटिंग, तो सब कर डालेंगे, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन क्लियरली समझो। एंगुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट कैसा घूमेगा, सर्कुलर पाथ में, तभी तो हम एंगुलर की बात कर रहे हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन हम निकालते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से। कौन सा रूल? डायरेक्शन ऑफ कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड कर्ल रूल। करना कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। देखो मैं बताता हूं, अभी ऐसा घुमा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना मेरा हाथ कैसा घूम रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं अगर मैं, तो मेरा ये कर्ल कैसा बनेगा, ऐसा। तो थंब कहां जा रहा है, ऊपर। सो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको कर्ल कहते हैं। आप इसको क्या करो, ऐसा कर लो, ऐसा, या राइट हैंड थंब रूल लिख लो। कर्ल रूल नहीं चल रहा है तो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ऐसा ऐसा, कैसा घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसा घूम रहा है ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से देखो, ऐसा घूम रहा है ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। आप कर लो ना प्रैक्टिकल, वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिकल कर लो।
एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा घूम रहा है तो मेरा ये कर्ल कैसा बनेगा, ऐसा। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप कर्ल बनाओ, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर क्लॉकवाइज घुमा तो, क्लॉकवाइज घुमा तो कर्ल ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। थंब देखो कहां जा रहा है, ऐसा। थंब कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, थंब नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कर्ल द फोरफिंगर, कर्ल द forefinger in the direction of motion, in the direction of motion, then thumb shows the direction of, then thumb shows the direction of angular velocity. If anti-clockwise rotation is there, rotation is there, then curl the finger, curl the forefinger in the direction of motion, then thumb shows the direction of angular velocity. If anti-clockwise rotation is there, then curl the finger in the direction of, in the direction of motion, thumb shows upward, therefore direction of angular velocity upwards. एंगुलर वेलोसिटी कैसे जाएगा, ऊपर, लेफ्ट तो ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड। डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो एक छोटा रफ डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा घूम रहा है ऑब्जेक्ट और मान लीजिए यहां पे आपने थंब रखा है तो आपका थंब कुछ ऐसा मान लो दिखेगा और ये बाकी के आपके फोर फिंगर ऐसे दिखेंगे, ऐसा कुछ थंब ऊपर की तरफ दिखेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ओमेगा ऊपर। लेकिन ये सेम डायग्राम हमने ऐसा बनाया और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो इस बार कहां जाएगा, नीचे की तरफ, आपका थंब कहां दिखाएगा, नीचे की तरफ और बाकी ऐसा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ओमेगा नीचे। समझ आ गया, थंब जिधर दिखाएगा मोशन की डायरेक्शन में फोर फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर, क्लॉकवाइज है तो नीचे। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की, इसकी डायरेक्शन की, एंगुलर एक्सीलरेशन की। बहुत सिंपल, एंगुलर एक्सीलरेशन तो यहां पे मैं लिखता हूं, इसको मिटा दूं क्या, मिटा देते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन का बहुत सिंपल, एक बार आप वेलोसिटी निकाल लोगे तो एक्सीलरेशन का आराम से निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा। तो चेंज मतलब या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो अगर एक्सीलरेशन, इफ वेलोसिटी, इफ एंगुलर वेलोसिटी या फिर कह सकते हैं इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, then direction of angular acceleration is in the direction of angular velocity। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है स्पीड, जैसे आप फैन ऑन करते हो, पहले स्लो होता है फिर बढ़ता है, तो उस सिचुएशन में जब तक कि कांस्टेंट स्पीड नहीं आ जाता है तो ओमेगा की और अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज है और स्पीड इंक्रीजिंग है, यहां पे लिख देता हूं मैं इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहां पे अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा, अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, then
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर acceleration is opposite to the direction of angular velocity. अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो ऑपोजिट, एक इधर है तो दूसरा वाला इधर हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर अल्फा नीचे, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर, एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे. कब? व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी. तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि स्पीड डिक्रीजिंग है, मान लेते हैं हम 2 सेकंड के लिए स्पीड डिक्रीजिंग है, तो अल्फा कहां बन जाएगा? ऊपर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे. अल्फा कहां बन जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर. स्पीड इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में. स्पीड डिक्रीजिंग, अल्फा ऊपर ये नीचे, अल्फा नीचे ये ऊपर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग. When speed is increasing, direction of angular velocity and angular acceleration both are in same direction. समझ आया? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. डायरेक्शन भी, एंगुलर वेलोसिटी भी, जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी है. क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही. करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपको बता दूं कि आप नेक्स्ट वीडियो में आना जरूर. क्या बताऊंगा अभी बताता हूं आपको. वेल ऑफ डेथ पढ़ेंगे, मौत का कुआं, जो आपने मेले वगैरह में देखा होगा. मौत का कुआं, कैसे गाड़ी उसमें बैलेंस होता है, कितनी स्पीड चाहिए जिसपे कि वो गाड़ी बैलेंस हो, मिनिमम स्पीड क्या है, सेफ स्पीड क्या है जिसपे कि वो बैलेंस हो सकता है, कौन कौन सा फोर्स लगता है जो उसको गाड़ी को ऐसा घूमने को बैलेंस करके रखता है. गाड़ी घूम सकती, गाड़ी गिर नहीं जाती, एक हाइट पे जाने के बाद गाड़ी धप से गिर नहीं जाती है. कितनी स्पीड चाहिए उसको घुमाने के लिए, क्या क्या फोर्सेस लगते हैं. रोड पे गाड़ी टर्न ले रही है, कौन सा फोर्स हमें बचा लेता है एक्सीडेंट होने से, कौन सा फोर्स हमें बचाता है. ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.